वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज वही आपके न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के, अब वैसे बेसिक तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। आपको आज बताते हैं कि ग्रेड वाले न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। ठीक है, वेतन मान जिन्हें कहते हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो आप कैसे करेंगे। साथ में प्रोविडेंट फंड जो आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसमें एक्सेस कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो पहले ग्रेड समझें इसको। ये आपके पहले ग्रेड यानी कि वेतन मान कहते हैं उसको। ठीक है, ये है ग्रेड या हिंदी में क्या बोलते हैं, वेतन मान। ठीक, अब ये वेतन मान यानी क्या, इसको आप बाय एग्जांपल इस तरह से समझें। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर उषा गवर्नमेंट कॉलेज में 1 जनवरी 2018 को 34,400-1400 अभी और भी आगे बता देते हैं। तो सबसे पहले तो समझें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कब ड्यू होती है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को ड्यू होती है, यानी डे होती, भले पेमेंट कभी भी हो, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं, ड्यू होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कब ड्यू होती है, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनकी उसी महीने की लास्ट डेट को, या बैंक एम्प्लॉयज़ की भी उसी महीने की लास्ट डेट को ड्यू होती है। बात ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो इन्होंने 1 जनवरी, पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बात क्लियर होगी, पहली लाइन में लिखा हुआ है शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब 1 जनवरी 2018 को इनका ग्रेड था। तो देखिए ये जो ग्रेड है इनका 1 जनवरी 2018 को 34,400 रुपये के मूल वेतन पर ये नियुक्त हुई थी। ठीक है, फिर ये ग्रेड इस तरह से जाता है, फिर डैश लगा हुआ है, आप इस तरह से करें 34,400-1400-40,000, 40,000-1500 ये 64,000 है। यदि आपको कैमरे में दिख पा रहा हो तो 64,000 है ये। हाँ, अब इसका मतलब ये रहता है इसका कि जब ये अपॉइंट हुई तो ये 34,400 पे 1 साल के बाद, वो जो जिस डेट पे अपॉइंट हुई थी ना उस डेट से 1 साल के बाद में इनका वेतन 1,400 रुपये 1,400 से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर ये कब तक बढ़ता चला जाएगा, जब तक कि ये 40,000 तक ना पहुंच जाए। हर साल 1,400 रुपये बढ़ते गए, 40,000 40,000 तक पहुंचे। फिर इनकी सैलरी जो है वो 1,500 रुपये से इंक्रीमेंट होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा हर साल 1,500, कहाँ तक, 64,000 पे। आ रहा समझ में। चलिए तो अब आप इनको ऐसे याद रखें कि 34,400 जो है वो कब है इनका वेतन, ये है 1 जनवरी 2018 को 34,400। फिर उसके बाद में आप देखें सीधे 1 साल के बाद, अपॉइंटमेंट की डेट यही है 1 जनवरी 2019 को, यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो 34,400 में 1,500 ऐड कर दूँ, 35 कितना, 1,400, नॉट 1,500, 1,400, 35,800 ये आ गया। ठीक, 1 जनवरी 2020 को फिर 1,400 बढ़ा दूँ तो 37,200 हो गया। 1 जनवरी 2021 को फिर 1,400 बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ेंगे हम बताते हैं आपको, 38,600 हो गया। 1 जनवरी 2022 को फिर 1,400 से इंक्रीज हुआ तो 40,000 हो गया, 40,000 है ना। और फिर उसके बाद 2022 से, नॉट 21, फिर 1 जनवरी 2023 को कितना बढ़ना उसके बाद में, 1,500 रुपये, तो यह आ जाएगा 41,500।
अब यहाँ पर आपने ये देखना है, आपका फिनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट तो 23-24 है, फिनेंशियल ईयर 22-23 है ना, तो 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं कि आपको कैलकुलेशन किसका करना है, किस डेट को कंसीडर करना है, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 23, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 इधर तक की आपको देखना है कि वो कितना अमाउंट आ रहा था। तो ये देखें, लास्ट से कैलकुलेशन करो और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, टोटल 12 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। 1 जनवरी 2023 को कितना है, 41,500। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को ड्यू होती है। आपने देखा होगा जब 1 जनवरी 2023 को ये अपने कॉलेज पहुंचती, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर है ये, कॉलेज पहुंचते तो इन्हें गुड न्यूज़ ये मिलती कि इनकी सैलरी, वैसे तो इनको पहले से ही पता था कि इनकी सैलरी जो है वो अब 41,500 होगी। कब, 1 जनवरी 2023 को। लेकिन ये जो बढ़ी हुई सैलरी, जो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी इनको, 1 फरवरी 2023 को मिलेगी। क्लियर। तो 1 फरवरी 2023 को कितनी मिली, यहाँ पर आप समझें कि 1 फरवरी या 1 फेब 23 को मिली कितनी, 41,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट कब मिलेगी, फेब वाली कब मिलेगी, मार्च में, तो 1 मार्च को कितनी मिलेगी, 41,500। मार्च वाली कब मिलेगी, अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में हमें कंसिडर नहीं करना, हमें तो डेट सिर्फ 31 मार्च तक देखनी है। तो ये जो 41,500 है वो 2 मंथ्स मिली ना, 1 फरवरी को और 1 मार्च को। 1 अप्रैल को तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें ऐसे 41,500 मिल रही है 2 मंथ्स, ठीक है। और अब बाकी के बचे 10 महीने, तो वो 10 महीने कौन सी मिलेगी, ये पिछली वाली 40,000 वाली, तो 40,000 मिल जाएगी 10 मंथ्स। आप चाहे तो ऐसा रफ में कैलकुलेशन करने के बाद 40,000 इंटू 10 ऊपर लिख लें, क्योंकि पहले तो 10 महीने ही आए थे, तो 40,000 इंटू 10 कर लें, तो ये आ गया आपके 4 lakhs हो गया, और 40 दुनिया 80 और 83 ये आ जाएगा आपका, है ना। 41,500 इंटू 2, 83,000, ठीक है। 83,000 रुपये, 4,83,000 रुपये, 4,83,000 इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। आ रहा समझ में, ठीक है। एक बार फिर से समझे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को ड्यू होती है, और फर्स्ट डे के कारण जो है ये अपॉइंटमेंट डेट से देख रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, जनवरी में होता है। यदि अगस्त में होता तो फिर अगस्त से लेके आप कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, आपको अप्रैल मई जून जुलाई अलग करना है, और अगस्त सितंबर बाकी के महीने अलग करना। तो 483 ये इस तरह से हो गया। यदि मान लीजिए ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, फिर क्या होते, यदि 1 जनवरी को इनका अपॉइंटमेंट हुआ होता और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, तब क्या होता, तब ये होता कि ये जो जनवरी में मिलती ना इनको, 1 जनवरी 2023 को 41,500 हुई थी, ये सैलरी कब ड्यू हो जाती, 31 जनवरी को, उसी महीने की लास्ट डे को। तो जनवरी की सैलरी जनवरी में, फेब में, मार्च में मिल गई, तो 41,500 इंटू 3 हो जाता, और 40,000 इंटू 9 हो जाता। आ रहा समझ में, ठीक है। यदि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते तो ये उनकी सैलरी लास्ट, उसी मंथ की लास्ट डेट को ड्यू होती, तो 41,500 ये 3 हो जाता, जैन, फेब और मार्च, और बाकी 9 मंथ्स जो है वो आपके 40,000 इंटू 9, ये दोनों मिला के। लेकिन जब आप ये तो रफ में वर्किंग किया आपने, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे, क्योंकि पहले 10 महीने आए, फिर उसके बाद में 2 महीने आए हैं, या पहले 9 मंथ्स आए, फिर उसके बाद में 3 मंथ्स आए। आ रहा समझ में, ठीक है।
यदि ये डेट जनवरी की जगह मान लीजिए अक्टूबर हुई तो आप पहले सितंबर तक कैलकुलेशन कर लो, फिर अक्टूबर से करो। फिर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये बहुत खास ये मायने रखती है बात ना। तो ये आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी समझ लें इसको। चलिए ठीक है, और फिर आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये तो हो गए ग्रेड वाले क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट आपको और बता देते हैं, ये वही बातें आपको बता रहे हैं जो आपके एक्सरसाइज करते समय आपको उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका एक है आरपी, या फिर आपको बताया था ना प्रोविडेंट फंड में, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या प्रमाणित भविष्य निधि। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर का, ठीक है, ये आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर्स, फिर कंट्रीब्यूशन है, नियोक्ता का 12% से अधिक का अंशदान और फंड में 9.5% से ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा है यहाँ पे, से ज़्यादा या से अधिक से ज़्यादा इंटरेस्ट, ठीक है, 9.5%, 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट जो है वो, ये दोनों जो है एरिया कुछ एक भी है तो एक ही वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का, कर्मचारी का कितना कंट्रीब्यूशन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे तो पूरी सैलरी जाके प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में जमा कर सकता है, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्शन ही तो टैक्सेबल हो रही है। भाई देखिए, जो सैलरी मिली तो सैलरी मिलने के बाद ये तो नहीं कहा था ना इनकम टैक्स की आप पहले खर्चे अलग कर लो, आप ये तो आप किस किस को पेमेंट करना, फिर जो बचेगी उस पर हम देंगे आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता सैलरी मैटर पे। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में अदर सोर्सेज में आप देखोगे तो कुछ खर्चे माइनस भी होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई खर्चा माइनस नहीं, क्योंकि वो फाइनली 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दे ही दे रहे हैं। कुछ है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस रहते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाता है, परक्यूजर्स भी कुछ पार्शियली एग्जेम्प्टेड रहते हैं, वहाँ पर भी आपको वो डिडक्शंस मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से पूरी ग्रॉस सैलरी या सैलरी जो है वो प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में भी एम्प्लॉय जमा भी कराए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्प्लॉयर वो आउटसाइडर पार्टी है ना, थर्ड पार्टी, बाहरी पक्षकार है, तो उसका 12% तक का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये 12% किसका, सैलरी का। सैलरी की मीनिंग क्या है यहाँ पर, बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन, यानी मूल वेतन, फिर महंगाई वेतन जो आपको बताई थी कंडीशन, डीए डीपी कब कहलाता है, और कमीशन का निश्चित प्रतिशत, इन तीनों का योग जो है वो यहाँ वेतन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ सैलरी है। तो वहाँ पर आपको ये देखना है, यदि मान लीजिए एक बाय एग्जाम्पल आपको बता देते किस तरह से, देखिए ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयर का 12% से ज़्यादा, एम्प्लॉयर का 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन और 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, इंटरेस्ट तो प्रोविडेंट फंड के ऑफिस वाले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड का ऑफिस कहाँ पर होता है, बड़े शहरों में होता है जो डिवीज़न लेवल के होते हैं, या डिवीज़न या हर डिवीज़न में नहीं होगा, हर संभाग में नहीं होगा, ठीक है। जैसे जबलपुर की आप बात करें तो विजयनगर जो एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर पीएफ का ऑफिस है, ठीक है। या महाकौशल जो क्षेत्र है उधर का ये जबलपुर के विजयनगर में ये ऑफिस है इसका पीएफ का। चलिए अब देखें यहाँ पर इस तरह कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन में कि आरपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो है 15%, कितना है 15%। मान लीजिए मीनिंग ऑफ सैलरी जो है, मीनिंग ऑफ सैलरी कैसे निकाली आपने, मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक डीपी और कमीशन करके, सपोज जो है वो 4 लाख रुपए आ रही है,
ठीक है, वेतन का अर्थ जो है वो 4 लाख रुपए। अब आप क्या करेंगे, या तो सीधे सीधे 4 लाख का ये एक्सेस कितना, 3% ज़्यादा ना 12% से, तो 12% से 3% ज़्यादा, तो 4 लाख का 3% निकाल दो। ठीक, ऐसा सीधे सीधे। या फिर ऐसे भी निकालने आप, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इतनी मैथ्स तो बनती है आपसे, है ना। ये 15% आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 15% का मीनिंग क्या हुआ, 15/100, ये 0000, ये आ जाएंगे 60,000, 60,000 रुपये। फिर उसके बाद में ये निकाल लीजिए आप 12%, तो यह आ गया 48,000। ठीक है, अब कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा जो है वो आपका 12,000 रुपये, ये आपका एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। ये सैलरी हेड के वो अमाउंट वाले कॉलम में आप लिखेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू RPF, तो यह आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, ये 12,000 रुपये लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। या फिर आप क्या कर सकते थे, सेकेंड मेथड क्या है, 15% माइनस 12%, ये 12% कौन करा, IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि भैया 12% तक है, तो 15 माइनस 12 कर दिया तो आ गया 3%। आप निकाल लीजिए 4 लाख का 3% निकाल लीजिए, तो 12,000 आ रहा समझ में। तो इस तरह से एक्सेस कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखें किसका, एम्प्लॉयर का, नॉट एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय पूरी सैलरी भी जमा कराया है वहाँ पे PF के ऑफिस में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अच्छा, मान लीजिए एम्प्लॉय ने पूरी सैलरी जाके जमा कर दी, तो क्या होगा, तो वो फाइनली मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका वो पैसा डूब गया, भाई उसने जमा किया तो ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिर उसके बाद में एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालते, देखिए मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है कि उसमें जो 11% की दर से 4400 रुपये ब्याज जमा हुआ। ठीक है, RPF में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 11% की दर से 4400 रुपये ब्याज जमा हुआ। आपको कितना निकालना है, 9.5% से ज़्यादा। तो आपने क्या किया, एज 11% इसको टू 4400। ठीक है, यदि आपको परसेंटेज के साइन से थोड़ा डर लगता है तो आप 11 बस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 बराबर 40 है, इसलिए 9.5, तो ये कितना आएगा 9.5, ये त्रिया गुणा तो करते बनता है आपसे, ये उधर जाता है ये नीचे आता है। ठीक, तो 9.5 इंटू 4400 अपॉन 1100, ये 4 बार चला गया। ठीक है, 4, ये 4 नाम 36 और 2 38 कुछ आ जाएगा, 400 गुणित 9.5, ये 3800 आ गया। तो 3800 तक का कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 4400 है, तो कितना ज़्यादा है, तो ये 600 रुपये ज़्यादा है। ये जो 600 रुपये ज़्यादा है, ये भी आपकी आपकी मतलब उस असेसी की सैलरी में एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट टू RPF या NRPF, ये 600 रुपये जुड़ जाएंगे। 11% की दर से 4400 है, तो 9.5 की दर से, तो आपने क्या किया था 9.5 इंटू 4400 अपॉन 1100, 3800 आ गया। 3800 तक, हालांकि बुक में एक फार्मूला और लिखा हुआ है कि आप ये करके अमाउंट करके फिर एक्सेस परसेंट निकाल के, ठीक है, कितना एक्सेस हो जाएगा 2.5% करीब, और बटे में ओरिजिनल लिख दे, लेकिन शायद वो फार्मूला भूल सकते हैं, या बेवजह क्यों बोझ लेना सर पर, है ना एकदम। तो आप देखें इसको बिल्कुल सीधा तरीका, जैसे मैथ्स करते हैं कि 11 की दर से 4400 है, तो 9.5 की दर से कितना 3800 आ गया। कितना ज़्यादा था, तो आपने वो निकाल लिया कि 600 रुपये ज़्यादा हैं। 4400 में से आपने 3800 रुपये वो माइनस कर दिए, 3600 जो है वो आपका एक्सेस इंटरेस्ट आ जाएगा, जो आपकी सैलरी में कंसीडर कर आ रहा समझ में। तो इस तरह की ये जो समस्याएं हैं वो आपको मिलेंगी एक्सरसाइज के सवाल में। आई होप कि आपसे अब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम एक क्लास में और आपको बताएंगे
रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्लास में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बेसिक समझा देंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बस ठीक है, थैंक यू।